दोस्तों, हमारे देश में अनेकों रहस्यमय और भूतिया किंवदंतियां यानी कि अर्बन लेजेंड्स प्रचलित हैं। इन्हीं रहस्यों में एक भयावह अंग है चुड़ैल, जिसके बारे में आज हम एक दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। भारत के हर कोने में चुड़ैलों की कहानियां सदियों से सुनी जाती हैं। चुड़ैलों का वर्णन अक्सर एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत के रूप में किया जाता है, जिसके बाल बेतरतीब बिखरे हुए और पैर उल्टे होते हैं। चुड़ैलें अक्सर सुनसान इलाकों और सूखे वीरान पेड़ों के नीचे अपनी घात लगाती हैं, जहां अंधेरे की हर सांस में उनका साया बसता है। अमावस्या की रात जब सन्नाटा गूंजने लगता है, वे शमशान घाटों और सुनसान रास्तों पर खड़ी होकर शिकार की प्रतीक्षा करती हैं। उनकी लाल चमकती आंखें अजनबियों की रूह तक को चीर देती हैं। राजस्थान में नागरी नाम का एक गांव है, जहां पे ततेरी नाम की चुड़ैल की कहानी कुख्यात है। आज की इस भूतिया सफर में मैं आपको नागरी ले जाने वाला हूँ और आपका परिचय कराने वाला हूँ ततेरी चुड़ैल से। आधी रात का वक्त था। राहुल खाली पड़े हाईवे पे अपनी कार में हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजाते हुए जयपुर की ओर बढ़ रहा था। दरअसल वो अपने एक दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। उसे अगली सुबह एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वह कल तक का इंतजार किए बिना रात को ही निकल पड़ा। हाईवे पर सन्नाटा था और राहुल की कार के इंजन की आवाज ही पूरी सड़क पर गूंज रही थी। रात के अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। म्यूजिक की धुन में खोते हुए राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में है। यूं तो राहुल गूगल मैप फॉलो कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा जल्दी में था तो उसे मैप पर एक शॉर्टकट दिखा। जब उसने वह रूट सेलेक्ट किया तो पाया कि अब उसकी दूरी 25 किलोमीटर कम हो चुकी है। इस शॉर्टकट के होते हुए राहुल कुछ ही पलों में सवाई माधोपुर टोल प्लाजा पहुंच जाता। राहुल खुशी से उछल पड़ा और बिना दोबारा सोचे अपनी कार को उस शॉर्टकट की तरफ मोड़ दिया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद राहुल का फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके दोस्त विक्रम का नाम फ्लैश कर रहा था। इस समय विक्रम का फोन देखते ही राहुल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई और उसने फटाफट कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव होते ही विक्रम ने सीधे पूछा, हाँ भाई, कल मीटिंग में आ रहे हो ना? दरअसल राहुल और विक्रम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और यहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, इसमें कोई शक है क्या? इस चक्कर में तो मैंने शादी तक को छोड़ दी और अभी जयपुर के लिए निकल गया। विक्रम ने हैरानी से पूछा, तू अभी ड्राइव कर रहा है? और कौन है तेरे साथ? राहुल ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, बस मैं और मेरी तन्हाई। विक्रम ने थोड़ी संजीदगी से पूछा, अच्छा, कब तक वापस आ जाएगा? राहुल ने बिना किसी देरी के जवाब दिया, बस अभी एक शॉर्टकट लिया है जो सीधे सवाई माधोपुर टोल प्लाजा से जोड़ा है और वहां से 3 घंटे और लगेंगे। कुल मिलाकर 6 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर विक्रम थोड़ी घबराहट के साथ बोला, तूने वही शॉर्टकट लिया है ना जो नागरी गांव से होकर गुजरता है? राहुल ने चौंकते हुए कहा, हाँ, तुझे कैसे पता? अभी तो मैंने एक साइन बोर्ड देखा था जिसमें नागरी 3 किलोमीटर दूर दिख रहा था। विक्रम की आवाज में अब घबराहट थी। भाई, फोन चालू रखना जब तक मेन हाईवे पे वापस नहीं आ जाता, और कुछ भी हो जाए कार से नीचे नहीं उतरना। राहुल एकदम हैरान होकर बोला, क्यों भाई, क्या हो गया? विक्रम ने कांपती हुई आवाज में कहा, यार, नागरी गांव में ततेरी नाम की एक चुड़ैल भटकती है जो रातों में राहगीरों को परेशान करती है। उसकी वजह से कितने लोग तो पागल हो गए और कितने अपनी जान से हाथ धो बैठे। राहुल हंसी दबाते हुए बोला, भाई, तू भी अब ऐसी बातें करने लगा। विक्रम ने कहा, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मेरे मामा जी के साथ वहां कुछ ऐसा हुआ कि मैं मानने पर मजबूर हो गया। राहुल ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ ऐसा? विक्रम ने बताना शुरू किया, मेरे मामा जी एक सरकारी नौकर थे और नागरी गांव में ही रहते थे। वे अक्सर दफ्तर से लौटते वक्त एक या दो पेग लगा लेते थे। एक रात जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आए तो मेरे नाना जी और कुछ लोग उन्हें ढूंढने निकले। गांव के बाहर सड़क पर उन्होंने क्या देखा कि मेरे मामा जी औंधे मुंह जमीन पर पड़े हुए थे और डर के मारे कांप रहे थे। जब उन लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो पाया उनके हाथ पांव बुरी तरह टूटे हुए थे और उनकी हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थीं। वो बड़बड़ा रहे थे, छोड़ दे मुझे, चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। लोगों ने उन्हें वहां से उठाकर घर लाया और उनका इलाज कराया, लेकिन अगले 2 दिन तक वो बड़बड़ाते रहे, वो चुड़ैल, वो चुड़ैल मुझे ले जाएगी, मेरा खून पीने आई है, वो देखो पंखे पर लटकी है। हाँ हाँ, ये वही तो तेरी चुड़ैल है। 2 दिन के बाद उनकी ऐसी हालत हुई कि बड़बड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। तब से नागरिक गांव के लोग शाम होते ही उस सड़क पर आना जाना बंद कर देते हैं। थोड़ी देर तक दोनों ओर सन्नाटा पसरा रहा। विक्रम बेचैन हो गया और हेलो हेलो बोलने लगा।
राहुल जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आया और बोला, हाँ हाँ भाई, सुन रहा हूँ। तूने एकदम एंटरटेन कर दिया। देख, तेरे मामा जी शराब के शौकीन थे। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि वो शराब पीकर घर आ रहे होंगे और शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी होगी। विक्रम ने गुस्से में कहा, अगर उनका एक्सीडेंट होता तो शरीर के किसी न किसी हिस्से पर जबरदस्त चोट लगती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक बात, रात को वहां गाड़ियां बिल्कुल नहीं चलती थीं। दोनों दोस्त थोड़ी देर इधर-उधर की बातें करते रहे और तभी अचानक राहुल की कार बंद हो गई। राहुल ने इग्निशन की से कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार चिढ़कर वो विक्रम से बोला, रुक, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। विक्रम बोला, भाई थोड़ा केयरफुल रहना। विक्रम कुछ और भी कहना चाहता था, पर उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी और कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया। राहुल ने खुद से कहा, बहुत बढ़िया, चलो बेटा अब झेलो अकेले। क्या ज़रूरत थी रात में निकलने की? मीटिंग पोस्टपोन करा लेता। राहुल नीचे उतरा और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ जैसे उसकी दाईं ओर सड़क के किनारे कोई खड़ा है। वह चौंक कर उस ओर पलटा और एकदम से ठिठक गया। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसकी सुर्ख आंखें सीधे राहुल को घूर रही थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। राहुल ने कुछ हिम्मत बांधी और थोड़ी झिझक के साथ लड़की की ओर बढ़ा। लड़की के पास पहुंचते ही राहुल ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की थोड़ी डरी हुई थी, तो राहुल ने कार से पानी की बोतल निकाली और लड़की को देते हुए बोला, घबराओ नहीं, कहाँ जाना है तुम्हें? लड़की ने पानी जैसे राहुल के हाथ से छीन लिया और एक सांस में पूरा पानी पी गई। पानी पीने के बाद लड़की बोली, साहब मैं झिलमिल हूँ, मेला देखने अपनी माँ के साथ आई थी और फिर मैं उनसे भीड़ में अलग हो गई। मेरा घर जो रावरपुर में है, मैं वहीं जा रही हूँ। राहुल ने पूरी बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं उधर ही जा रहा हूँ, पर मेरी कार खराब हो गई है, तुम मेरे साथ रहो, अकेले यहाँ खतरा है। लड़की के होठों पे एक हल्की और कुटिल मुस्कान फैल गई। राहुल अपने कार के पास आया। कार में बैठकर उसने कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। राहुल चौंक पड़ा कि कार अचानक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। वो लड़की को इशारा करते हुए बोला, कार में बैठ जाओ। लड़की कार में आके बैठी और राहुल वहां से चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद राहुल ने झिलमिल से पूछा, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है? झिलमिल सिर झुकाए हुए बैठी थी। राहुल का सवाल सुनते ही उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, यहाँ रात में जो भी आता है वो किसी न किसी अमानवीय घटना का शिकार हो जाता है। राहुल इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने आश्चर्य भरी निगाह से एक बार झिलमिल की ओर देखा और फिर सड़क पर निगाहें गड़ाते हुए कहा, ये जानते हुए भी तुम अकेले यहाँ आ गई? झिलमिल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्या आपको लगता है? राहुल थोड़ी बेफिक्री से बोला, नहीं नहीं, मैं भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरा एक दोस्त है विक्रम, उसकी तो रूह कांप जाती अगर वो इस रास्ते पर अकेले आता। उसने नागरी के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी हैं। झिलमिल हंसने लगी और बोली, अगर वो कहानियां सही हुई तो? राहुल ने हंसते हुए कहा, तो मैं भी चुड़ैल देख लूंगा और उससे पूछूंगा कि वो क्यों लोगों को सताती है। राहुल का इतना कहना था कि तभी वहां का माहौल जैसे एकदम शांत हो गया। उसे अचानक ठंडी हवा के थपेड़े महसूस होने लगे। उधर झिलमिल एकदम जैसे गुस्से में राहुल को घूरते हुए बोली, तो पूछो। और उसने सिर उठाकर राहुल की ओर देखा। राहुल क्या देखता है कि वो मासूम लड़की अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके लंबे सफेद बाल थे और चेहरा एकदम बेजान और नीला था। वो राहुल की ओर झपटी और चिल्लाई, तो पूछो। राहुल अब एकदम सहम चुका था। उसने अचानक से कार में ब्रेक लगाया और कार से लगभग कूदते हुए सड़क पर भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो झिलमिल, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, अपने हाथ फैलाए उसके पीछे तेजी से दौड़ रही थी। राहुल ने पूरी जान लगाकर दौड़ना शुरू किया। भागते भागते उसे एक ढाबा दिखाई दिया और वो उस ढाबे की ओर मुड़ गया। ढाबे में एक दो लोग खाना खा रहे थे और रसोइया अभी भी कुछ पका रहा था। राहुल ने ढाबे के काउंटर पे बैठे शख्स से पानी मांगा और खुद को शांत करता हुआ एक कुर्सी पर बैठकर पानी पीने लगा। तभी वहां एक बूढ़ा लाठी टेकते हुए आया और राहुल के सामने वाली कुर्सी पर बिना कुछ बोले बैठ गया। वो बूढ़ा थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा और फिर बोला, कहाँ जा रहे हो? राहुल कुछ बोलने की हालत में नहीं था, पर खुद को शांत करते हुए बोला, बाबा मैं जयपुर जा रहा हूँ। बूढ़ा बोला, अच्छा, अकेले हो? जी। इतना कहकर राहुल अपने साथ हुई घटना के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा क्यों ना विक्रम से बात की जाए, पर जब उसने जेब में फोन निकालने के लिए हाथ डाला तो उसे एहसास हुआ कि वो फोन तो कार में ही भूल आया है। राहुल थोड़ा और बेचैन हो गया। बूढ़े आदमी ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए कहा, तुमने कुछ देखा क्या? राहुल खुद पर काबू खो बैठा था। उसने अपने साथ हुए वाक्य को दोहराना शुरू किया,
पर उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो हकलाता हुआ टूटे-फूटे आवाज़ में बोल रहा था, वो कार में थी, मासूम लड़की, लेकिन अचानक वो कुछ तो और। बूढ़े ने राहुल की कलाई पकड़ ली और अपनी बेजान आंखों से राहुल को घूरते हुए मुस्कुराया और बोला, वो वही नागरी की चुड़ैल है। राहुल पसीने पसीने हो गया। एक एक करके ढाबे के सब आदमी गायब होने लगे और फिर देखते ही देखते पूरा ही ढाबा राहुल की आंखों के सामने से गायब हो गया। राहुल को अपनी कलाई पे जलन महसूस हुई जहां बूढ़े ने पकड़ा था। वो बेसुध होकर ध्यान से बूढ़े के चेहरे को देखने लगा। बूढ़ा अभी भी मुस्कुरा रहा था और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। राहुल ने पाया कि ये कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि ये वही ततेरी चुड़ैल थी जिसने उसे फंसाने के लिए ढाबे का तिलस्म फैलाया था। राहुल इस सदमे को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को जयपुर के अस्पताल में पाया। उसका दोस्त विक्रम उसके सामने ही खड़ा चिंता भरी नजरों से उसे देख रहा था। जब राहुल पूरी तरह होश में आया तो विक्रम उसके पास आकर बैठा और पूछने लगा, तू ठीक है ना? क्या हो गया था तुझे? कॉल कट होने के बाद मैंने कम से कम 20 बार तुझे कॉल किया होगा, पर तूने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने तुरंत ही पुलिस से कांटेक्ट किया और उनके साथ तेरे फ़ोन को ट्रेस करते हुए तेरी कार तक आए। कार का गेट खुला हुआ था और पीछे थोड़ी दूर सड़क पे तू बेहोश पड़ा हुआ था। ये सब सुनने के बाद वो रात की घटना राहुल की आंखों के सामने से दोबारा घूम गई। खुद पर काबू पाते हुए राहुल बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। दरअसल वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो हकीकत थी या कोई सपना। थोड़ी देर इसी उलझन में रहा, तभी उसे अपनी कलाई की ओर नजर दौड़ाई। वो बदहवास सा हो गया ये देख कर कि उसके कलाई पे अब भी उंगलियों के निशान थे, जैसे वो जल गए हों। कुछ दिन तक उसकी तबीयत बहुत खराब रही। फिर विक्रम की मदद से राहुल के घर वालों ने एक शांति पाठ कराया और तब कहीं जाकर कुछ हफ्तों में राहुल उस सदमे से उबर पाया। आज राहुल एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। पर दोस्तों, शायद मैं और आप इतने खुशनसीब ना हो कि हमारी भी जान बच जाए, लेकिन क्या आप ऐसा खतरा उठाएंगे? कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनसे हमें कभी भी टकराना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी ऐसी शक्ति के बारे में पता चले तो याद रखिए, इनसे जितना हो सके उतना दूर रहने में ही आपकी भलाई है।